नमस्कार मित्रों, मैं आपका, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का शुभचिंतक डॉक्टर प्रेम आर्योधा। आज भारत के ऐसे महान सपूत जिनका विश्व में भी गर्जना, शंख गर्जना थी और जो विचारों से आज भी हमारे और आपके मध्य भारत की भूमि पर विचारों से आज भी जीवित हैं, ऐसी शख्सियत स्वामी विवेकानंद को मैं प्रणाम करते हुए आज आपसे कुछ विचार साझा करता हूँ। ये वो हस्ती, शख्सियत, सन्यासी जिसने भारत से लेकर के और अमेरिका तक शंखनाद ऐसा किया कि पूरा दुनिया में इनके उस पर तालियां बजी और इनका संदेश इस भारत देश के लिए नहीं, तमाम दुनिया के सभी देशों के लिए कि जागो और उठो, और जब तक मत रुको, कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल प्राप्त नहीं कर लो, तब तक मत रुको। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लक्ष्य प्राप्ति से अगर पहले हम रुकते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। और हर व्यक्ति का एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य के जन्म में आए हैं, मनुष्य के चोले में आए हैं, तो हमारा कुछ तो लक्ष्य हो। और लक्ष्य वो जो स्वयं, परिवार, समाज और देश को दिशा दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी दशा दे सके, सुधार ला सके, वो लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य वो जो समाज को समृद्ध और खुशहाल बनाए, वो लक्ष्य होना चाहिए। स्वयं को खुशहाल बनाए, वो लक्ष्य होना चाहिए। इस हस्ती ने, इस शख्सियत ने समाज के लिए वो काम किया। आज जो प्रबुद्ध युवा है वो इनका अनुयायी है, इनको अपना आदर्श मानता है। और जब तक हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में अपने आप में किसी को आदर्श नहीं मानेंगे, तब तक हम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। हमारे माता पिता हमारे आदर्श हैं, हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन हमारे आदर्श हैं, हमारे वरिष्ठ, हमारे जो परिवार के हैं, समाज के हैं या राष्ट्र के हैं, वो हमारे आदर्श हैं। जो अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी दिशा और दशा देते हैं समाज को, वो सब हमारे आदर्श हैं। तो ऐसे ही हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद, जिनके साथ मैं खड़ा होकर एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि काश मैं भी इनकी विचारधारा का इतना भी अपने जीवन में अगर उतार लूँ तो मेरा तो कम से कम कल्याण हो जाए, मेरा तो उद्धार हो जाए। तो भाइयों और बहनों, और यही बात इन्होंने अमेरिका में कही थी जाकर के। इनको 2 मिनट का समय मिला था कि एक शख्सियत आई है, एक सन्यासी आया है भारत की धरती से, तो 2 मिनट। लेकिन इस व्यक्ति ने 2 मिनट में ही वो बात कही कि वहाँ की जनता ये भूल गई कि समय क्या हो गया है। सबको बांध दिया, सबको सुन और शांत कर दिया। सब इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो लंबे समय तक इनके भाषण को सुनते रहे और सब समय वो भूल गए। तो ये है भारत की धरती की शक्ति। ऐसी शख्सियत इस भारत में पैदा हुई और उन्होंने विदेश में जाकर के अपना परचम लहराया। लेकिन आज अब लौट के फिर वहीं आना पड़ेगा मुझे। 3 बातों पर मैं फोकस करता हूं कि व्यक्ति का
बच्चे बच्चे का, जन जन का। सबसे पहले तो स्वास्थ्य अच्छा हो, फिर शिक्षा अच्छी हो, और 2 पैसे का धंधा यानी रोजगार भी अच्छा हो, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े। आज हम देखते हैं, आज हम क्या देखते हैं कि इसी देश में, इसी बाने में लोग भीख मांग रहे हैं, बाने को बदनाम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात ना तब थी और ना अब है और ना आगे रहेगी। इस बाने को बदनाम करने का जो काम किया जा रहा है, जानते कह के कुछ भी नहीं, केवल मांगना सीख लिया और बाने को अपना लिया। तो ये इस देश के लिए कलंक है, इस भारत के लिए एक कलंक है। पुरुषार्थ करो, कमाओ और खाओ और खर्चो, किसने रोका है? छू लो आसमान, किसने रोका है? लेकिन नहीं, भीख मांगेंगे, हट्टे कट्ठे घूमेंगे, लेकिन गुजारा भीख मांग के करेंगे, नशा करेंगे भीख मांग के। तो भाइयों, बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है इस बात की कि इस बाने को बदनाम मत करो, इस बाने को बाना रहने दो। ये भगमा बाना है, इस देश की संस्कृति का बाना है। स्वामी ब्रह्मानंद एक और हस्ती है इस देश के अंदर, जिन्होंने समाज में शिक्षा और गोरक्षा की अलग जगाई, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बुंदेलखंड की धरती पर, बुंदेलखंड की हस्ती के नाम से उनको जानता है आज देश, जिनके नाम पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। ऐसे स्वामी ब्रह्मानंद, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति समाज और सरकार को समर्पित कर दी कि यहाँ विद्यालय, तो आज उनके नाम से एक स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो एमपी के बॉर्डर पर पड़ता है, मैं वहाँ तक गया हूँ और मेरी एक पूरी 18-20 लोगों की टीम वहाँ तक पहुँची है, और उस धरती को प्रणाम करके हम वापस आए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जो वहाँ का म्यूजियम है, उसका हमने दर्शन किया, अवलोकन किया। तो ऐसी शख्सियत, और एक और शख्सियत जिसको आप जानते होंगे, पूरा देश और दुनिया जानती है, ऋषि दयानंद। तो ये 3 नंद मैंने आपको गिना दिए, ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद। भगवा बाने में इन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो काम किया, अगर आज का सन्यासी वर्ग जो चोला पहन के घूम रहा है और भीख मांग रहा है, वो भीख से पीछे हटकर इस देश के युवा को, इस देश के तमाम वर्गों को, समाज को एक सही दिशा और दशा देने का काम करे, तो इस राष्ट्र का कुछ कल्याण हो सकता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का कि आज बाने को बदनाम कर और अनर्गल काम, जो न स्वयं के हित में है, न समाज के हित में, न राष्ट्र के हित में, वो काम किए जा रहे हैं। इस धर्म की आड़ में धर्म के ठेकेदार, राजनीति के ठेकेदार, राजनीति की आड़ में इतने कुकृत्य घिनौने कर रहे हैं, जिनका हम उल्लेख नहीं कर सकते, जिनका हम व्याख्यान, जिनको हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा भारत बना दिया है? कैसे भारत की कल्पना करें अब हम, जहां शिक्षा को ध्वस्त करके, बच्चों के, बड़ों के स्वास्थ्य को ध्वस्त करके, नशा को बेच करके और गलत तरीके से समाज को गुमराह करके छला और ठगा और लूटा जा रहा है। हर कदम कदम पर, हर चौक चौराहे पर ठगी, चोरी, बदमाशी, बेईमानी जारी, जुआ, शराब, मांस, मदिरा की दुकानों पर दुकानें, देश के अंदर ठेके पर ठेके सजाए जा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति को और ऐसी समाज को, ऐसी कर्णाधारों को, जो इस देश को गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2037 या 47 तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। क्या हम
विकसित की तस्वीर ये कहेंगे कि यहाँ का बच्चा बच्चा हर युवा नशे में पड़ा होगा, उसको हम विकसित राष्ट्र कहेंगे क्या? धिक्कार है ऐसी राजनीति को और ऐसी नीति को अपनाने के लिए जो इस देश को एक गंदी और गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं तो इसका पुरजोर विरोध करता हूं और आप सभी भाई और बहनों से भी ये आह्वान करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय बचाइए। अगर ये विद्यालय खत्म हो जाएंगे तो सरकारी विद्यालयों में हमारी और आपकी औकात नहीं है। क्यों नहीं है? अमीर को तो जरूरत है नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत है नहीं, और रह गया गरीब वर्ग तो भाई उसकी हिम्मत है नहीं, उसकी जरूरत है नहीं बोलने की। तो फिर क्या होगा? कौन आएगा, कौन जगाएगा, कौन संभालेगा? इसलिए मैं बार बार आपको संकेत करता हूं और जागृत करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि जागो, उठो, संभालो अपनी इस राष्ट्र की, परिवार की, स्वयं की और समाज की विरासत को, जिसको हमारे पूर्वजों ने बहुत ही बड़े संघर्ष के साथ हमें आज़ाद करा के सौंपा था और आज वो गुलामी की तरफ फिर से बढ़ रहा है। जो परिवार आपने देखा होगा, देश की बात छोड़ दो, समाज की बात छोड़ दो, एक छोटे से परिवार की बात ले लो आप। जिस परिवार के 2 सदस्य या एक भी व्यक्ति नशे में उलझ गया है, उसके पूरे परिवार की ऊर्जा खा रहा है, पूरे परिवार की कमाई खा रहा है। वो कहाँ खा रहा है? नशे में जाने के बाद बीमार हो गया, बीमार होने के बाद उसका उपचार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होना है, छोटे मोटे में नहीं होना है, जहाँ लाखों लाखों रुपए खर्च होने हैं और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि ये ठीक भी होगा। तो ये कैसे हुआ? ये इस नशे के कारण हुआ, अशिक्षा के कारण हुआ। और जो परिवार कमा रहा है पूरी की पूरी कमाई उसकी चिकित्सा में बर्बाद हो रही है। तो ये हालत जब मैं एक छोटे से परिवार की देख सकता हूं तो ऐसे ही क्या समाज की हालत वो नहीं होगी? क्या देश की हालत वो नहीं दिखाई दे रही है आपको? आज पूरे देश का वही हाल है, पूरे समाज का वही हाल है। मैंने देखा है, नशा करने वालों का हास्य देखा है, छोटे छोटे बच्चे, और जवानी में बीमार हो जाना, और छोटे छोटे बच्चों का क्या हास्य हो रहा है। न शिक्षा के रहे न किसी और काम के वो हुए, तब तक वो अनाथ हो गए। और उन अनाथों का क्या सोचते हो आप? कोई और परवरिश करेगा उनकी? भाई कोई नहीं करेगा। कुछ समय के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट या लंबे समय तक उनको आगे तक लेके जाने के लिए परवरिश नहीं कर सकते हैं। भाई जो दादा दादी थे थोड़े समय बाद वो भी चल बसे, उनके चाचा ताऊ थे वो भी अलग हो गए, तो रह गए छोटे छोटे बच्चे अनाथ। अब वो किस हालत में हैं, कैसे हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। तो तकलीफ इस बात की है। तो इसलिए बहुत लंबा, मैं कितना लंबा करूं बात को और विचार को, अगर समझा जाए तो संक्षेप में छोटी सी बात है मेरी कि हर व्यक्ति का, हर युवक का, हर बच्चे का मिनिमम कम से कम अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और गुजारे का रोजगार, ये 3 बातें तो अनिवार्य हो जाएं जीवन में, जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। मत बनो करोड़पति, मत बनो अरबपति, लेकिन अपना घरपति तो बना रहे। आज लोग घर गिरवी रखे जा रहे हैं, घर गिरवी रखे जा रहे हैं, नशे के कारण रखे जा रहे हैं, और छुड़ाने वाला फिर कोई नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रबुद्ध जनों, याद करो ऐसी शख्सियतों को जिन्होंने देश को आजाद करा के आपके हाथों, हमारे पूर्वजों के हाथों सौंप दिया। आज वो नहीं है। 78 साल थोड़े नहीं होते हैं। आज 78 साल की आज़ादी में हम अपने समाज में, अपने देश में लोगों को रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे पाए। 90 करोड़ परिवार, 85 करोड़ परिवार सरकारी राशन पर पल रहे हैं। जगह जगह ठेके खोल करके उनको दारू में एक ऐसी तरह से रखा जा रहा है
कि बस यही जीवन है, ये जीवन नहीं है। जीवन तो कुछ और है। जिस जीवन में खुशहाली ना हो, जिस जीवन में समृद्धि ना हो, तो वो क्या जीवन है? अगर बीमार होकर जीवन जी रहा है कोई व्यक्ति, तो वो जीवन नहीं, वो नरक है। जीवन हमारा स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध हो, खुशहाल हो, और तो वो हमारा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है। और जहाँ जीवन में खुशहाली नहीं, जहाँ जीवन में समृद्धि नहीं, शिक्षा नहीं, नशाई नशा है, तो देखो फिर तो वो जीवन स्वर्ग नहीं, फिर तो वो जीवन आपका नरक बना हुआ है। तो इस नरक से निकालने के लिए, इस गर्त से निकालने के लिए हमारे महापुरुषों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और रक्त और पसीना बहाया है, आज़ादी के लिए भी और समाज की शिक्षा और दिशा के लिए भी। तो भाई कुछ तो इस पर अमल करो, कुछ तो इस पर विचार करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे कर्णाधार, हमारे समाज के ठेकेदार, हमारे देश के ठेकेदार हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी पीढ़ी को और हमको लेके कहाँ जा रहे हैं, सोचो तो सही। सरकार जानती है कि अगर ये विद्यालय, ये पाठशालाएं अगर बरकरार रहीं तो यहाँ का बच्चा पढ़ के साक्षर होगा और हमारे आगे क्वेश्चन करेगा। आज वही तो समस्या हुई। आज प्रश्न खड़े करने वाले के सामने खड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि ये तो बोलने लग गया, इनकी जड़ काट दो, इनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, इनको नशा में डाल दो, फिर ये कभी नहीं बोलेंगे। और यही बात यही विचार भाई राजीव जी चिल्ला करके हमें बता करके गए। हमने उनको अटेंड किया और कराया लोगों को। उनकी भी यही पीड़ा थी और इसी पीड़ा में वो इस देश की राजनीति के, तस्करों की, कंपनियों के वो भेंट चढ़ गई। और कोई पीछे जिम्मेदार नहीं है, इस देश की राजनीति और कंपनियां जिम्मेदार हैं उनकी मृत्यु की। उनको जहर दिया गया, ऋषि दयानंद को जहर दिया गया, आपने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने पाखंड के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। पाखंड खंडनी पताका कहाँ लहराई थी? गंगा के किनारे जहाँ कुंभ लगा हुआ था, उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। तो इस देश के पाखंडवादियों ने सोचा कि अगर इसका सिक्का चल गया, इसका झंडा बुलंद हो गया, तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए उनको भी जहर दे करके इस देश से चलता कर दिया, राजीव जी को चलता कर दिया। ऐसे महापुरुष आ जाइए। एक और शख्सियत का नाम बता दूं मैं आपको, लाल बहादुर शास्त्री, जो इस देश के लिए एक मिसाल बने। उनको भी यहाँ की राजनीति ने जहर देकर के चलता कर दिया। तो ये है इस देश की षड्यंत्र, इस देश का षड्यंत्रकारियों का अभियान कि जो स्वयं समाज और राष्ट्र की बात करे उसको जिंदा छोड़ो मत, उसको खा जाओ। षड्यंत्र के तहत उसको खत्म कर दो। नेताजी सुभाष को यहाँ की राजनीति खा गई और किसी ने नहीं खाया नेताजी को। नेताजी सुभाष चंद्र कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी जिसने गुलामी को चैलेंज किया और कहा कि मैं मुल्क को आज़ाद करा के रहूँगा। और उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और लोगों ने रक्त दिया और आज़ादी आई। लेकिन वो आज़ादी इन बेईमानों ने, इन दरिंदों ने आज़ादी नहीं छोड़ी, उसको कुचल दिया। जो पौधा लगाया था, आज़ादी का जो पौधा उगाया था, उस पौधे को वृक्ष नहीं बनने दिया। उससे पहले उसके पत्ते और फूल तोड़ मरोड़ के उसको खत्म कर दिया। ये क्या आप अपने आप को आज़ाद मानते हो? ये गुलामी है, नशे की गुलामी है, इस भीख की गुलामी है। तुम सरकार के गुलाम हो। 80 करोड़ लोग, 85 करोड़ लोग जो राशन सरकार का खा रहे हैं, तो वो गीत सरकार के गाएंगे, तुम्हारे क्यों गाएंगे? आज शक्लों पर ताला लग रहा है, वो क्यों बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे। हाँ, कब बोलेंगे? अगर ठेकों पर नौबत आ जाए, उनके राशन पर नौबत आ जाए, तब वो चीखाड़ मारेंगे, तब वो चीखेंगे और चिल्लाएंगे, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, आंदोलन खड़ा कर देंगे। लेकिन शक्लों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए,
रोजगार के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेगा। बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी पीड़ा है। अगर समझ सकते हो, मैं आपसे खूब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, जोर देकर कह रहा हूं, जाग जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, उठ जाओ और 3 बातों पर फोकस करो। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ये कैसे उपलब्ध होंगे, कैसे बचेंगे, कहां से आएंगे? प्रश्न करो, क्वेश्चन करो अपने उन राजनेताओं से जिनको आप सपोर्ट करते हो, जिनको आप वोट करते हो, जिनके आप प्रशंसा करते हो। भाई क्या होगा, कहां से आएगा, कौन व्यवस्था करेगा? तो बातें बहुत हैं, समय सबके पास बहुत कम है। आपने इतने समय तक मुझे सुना है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके सामने इतनी देर तक खड़ा हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। धंधा चौपट हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। इसलिए इस पेट के लिए भी धंधा करना है। तो इसलिए मैं अब आपसे क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा और बार बार वही अब दोहराऊँगा बात को कि आप जागिए, सोए हो तो जागिए और जागे हो तो बहाना मत करिए, उठ करके खड़े होइए, कुछ ऐसा काम करिए जिससे समाज का, स्वयं का, परिवार का, राष्ट्र का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, जय हिंद।